Hello, dear student. This is the third part of crop production and management. In the previous videos, we have dealt with advantage of manure, difference between fertilizer and manures. So in this video, we'll be discussing about irrigation. All living beings needs water to live. Water is important for proper growth and development. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। सो क्या कह रहा है कि सभी लिविंग बींग्स को क्या वाटर की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, एनिमल्स को ज़रूरत है, प्लांट को भी ज़रूरत है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी ह्यूमन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, इसके लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। और वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है प्लांट में? तो प्लांट रूट्स के द्वारा वो लोग अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। तो प्लांट जो है जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसके साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज essential because germination of seed does not take place under dry condition. सो 90% लगभग वाटर प्लांट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। उसमें 90% पानी लगभग होता है प्लांट में। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो कह रहे वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई कंडीशन में जो सीड होगा उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। और न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट्स के हर एक पार्ट पर वो क्या होता है, हर एक पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो जाइलम और फ्लोएम इसके लिए होते हैं। जाइलम के थ्रू क्या होता है, वाटर रूट से चला जाता है कहाँ, पत्ती के पास, तने के पास, हर एक जगह वाटर पहुंच जाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है, मिनरल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? फ्रॉस्ट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और हॉट एयर करेंट्स जैसे लू वगैरह चलता है तो उससे भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो कह रहा है कि अगर मेंटेन करना है, एक मॉइस्चर जो है सॉइल में मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि हेल्दी क्रॉप ग्रोथ हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, समय समय पर वाटर करना होगा। रेगुलरली आपको पानी देना पड़ेगा फील्ड में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है कि जो पानी आप सप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे आप जो पानी सप्लाई कर रहे हैं किसी क्रॉप में, उसी को इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। कह रहा है कि द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, जैसे कि आप कितने बार इरिगेट करें फील्ड को, क्रॉप को कितने बार इरिगेट करें, ये वेरी करता है किस चीज़ पे? क्रॉप टू क्रॉप। हर एक क्रॉप को अलग अलग टाइप का पानी, अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए होता है। सॉइल टू सॉइल, किस तरह का सॉइल है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने बार आपको पानी देना है। सीज़न टू सीज़न, किस सीज़न में हो रहा है, किस सीज़न में आपको कितना पानी देना है, ये भी डिपेंड करता है। सीज़न पे, गर्मी के सीज़न में आपको थोड़ा ज़्यादा पानी देना होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी होता है। कह रहा है इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इन समर, गर्मी के समय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। फ्रीक्वेंसी जो पानी देने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Yes. क्या ये ऐसा है कि जो इवेपोरेशन हो रहा है सॉइल से उसके, या आपको लीव्स से जो आपको ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके कारण ही ऐसा है कि हमको बार बार पानी देना पड़ता है, समर में थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे बूझो कह रहा है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बूझो कह रहा है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं अपने पेड़ में पानी देने के लिए, क्योंकि पिछले समर में उसका पेड़ जो हुआ था पानी बहुत कम दिया था, जिसके कारण उसका पेड़ ड्राई हो गया था और ख़त्म हो गया था, मर गया था। अब कह रहा है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्या सब सोर्स है इरिगेशन के लिए? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स।
तो सोर्स सब क्या है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब सोर्स है आपको इरिगेशन के। Traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. तो फील्ड तक पानी ले जाने के लिए जहाँ पे क्रॉप लगा हुआ है उसके लिए बहुत सारे आपको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। कैटल या तो कैटल गाय भैंस इस तरह का जानवर का इसमें ज़रूरत होता है, या ह्यूमंस लोग खुद ही करते हैं। लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, सो दीज मेथड्स आर चीपर। तो ये मेथड तो चीपर होता है, सस्ता होता है, बट लेस एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज हैं, क्या सब हैं? मोट, जिसको पुली सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है धेकली, एंड चौथा है राहत, जिसको लेवर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सारा फोटो दिया हुआ है, चेन पंप, धेकली, राहत का, मोट का। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो पंप वगैरह जो होता है, वाटर पंप, वो क्या होता है, वो पानी निकालने के लिए एक्चुअली कॉमनली यूज़ होता है वो, और डीजल, बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे ये रन करते हैं ये सब पंप। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स क्या सब हैं इरिगेशन के? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। तो पानी का इकोनॉमिकली यूज़ हो पाए इसके लिए हम लोग मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं। और क्या सब मेथड है देखते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो कह रहा है कि जहाँ पे अनइवन लैंड है, जहाँ पे अनइवन लैंड है और जहाँ पे वाटर सफिशिएंट नहीं है, वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, तो इसके ऊपर जो नोजल्स लगे होते हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, उसमें छेद बना रहता है और रोटेट करते रहते हैं, पानी स्प्रिंकल होके चारों बगल ऐसे ऐसे गिरते रहता है। आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल पे क्या है, लगे हुए होते हैं। When water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब इसमें पानी जाता है और ये नोजल घूमता है, तो घूम घूम के ये क्या करता है, स्प्रिंकल करता है। इट गेट्स स्प्रिंकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो लॉन वगैरह में और कॉफ़ी अगर प्लांटेशन कहीं हो रहा है तो वो सब जगह पे काफ़ी यूज़फुल होता है ये। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. तो ये एक्चुअली होता है कि जहाँ पे पानी बहुत कम है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या था, कम था, और उससे भी कम अगर बहुत ज़्यादा कम है पानी, तो उस सब क्षेत्र में ये ड्रिप सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता है क्या, इसी तरह एक पाइप लगा होता है और जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट में ऐसे पाइप तक को पहुंचा दिया जाता है, और वह छोटा सा एक छेद होता है और छेद से टिप 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 करके पानी उसके क्या होते हैं, रूट में ड्रिप करते रहते हैं। तो डायरेक्टली नियर द रूट्स के डायरेक्टली वहीं पे जाके पानी एक एक बूंद गिरते रहते हैं। और जो ये ऐसे होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि पानी का बर्बादी बहुत कम होता है, बहुत ही कम पानी बर्बादी होता है। और यह बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग, जो अगर फ्रूट को आपको वाटर करना है, गार्डन को वाटर करना है, ट्रीज़ को वाटर करना है, तो ये एक बेस्ट टेक्निक है उसके लिए। और वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है, इट इज़ अ बून, ये वरदान है उस रीज़न के लिए जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम अगर पानी जहाँ पे है, तो उसके लिए यहाँ पे वहाँ पे ये बून साबित होता है। इरिगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। व्हाट इज इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स।
Bujo and Paheli went to nearby fields and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. तो बूझो और पहली जब गए एक क्रॉप जहाँ पे लगाया गया था वहाँ पे गए तो देखे वीट के प्लांट के साथ एक छोटे प्लांट्स भी आ गए हैं। तो वो क्या था? तो यहाँ पे बूझो कह रहा है हैव दीज अदर प्लांट्स बिन प्लांटेड पर्पसली, कह रहा है कि किसी पर्पस से ये जो छोटा छोटा प्लांट है ये किसी पर्पस से लगाया गया है क्या, कि फार्मर इसको लगाए हैं क्या वीट के प्लांट के बीच में? तो आगे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हालांकि वो वीड है। अब आगे देखते हैं क्या है वो। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। तो कह रहा था कि बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जिसको हम डिजायर नहीं, जिसकी उनकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद व खुद ही नेचुरली ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ में। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और ऐसी अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और उसको वीड को हटाना, रिमूव करना, किसी भी टेक्निक से रिमूव कर देना उसको हम लोग कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। तो कह रहा है वीडिंग बहुत ही नेसेसरी है, उसको हटाना, रिमूव करना बहुत नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप देंगे, जो भी वाटर आप देंगे, या वहाँ पे जो लाइट आएगा प्लांट के लिए, वो क्या करेगा? ये वीड यूज़ कर लेगा, और जब वीड यूज़ कर लेगा तो उस प्लांट को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिलेगा, तो वो प्लांट मर जाएगा, या वो उस प्लांट में यील्ड बहुत कम होगा। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के ग्रोथ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अगर वीडिंग नहीं होगा तो, उसको हटाया नहीं जाएगा तो। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं हार्वेस्ट के समय अगर वो मिल जाए गेहूँ में और इस चीज़ में, तो वो एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए वो पॉइजनस भी होते हैं, वो जहरीले होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स बहुत सारे वे से क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं वीड्स को, या उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको ग्रो नहीं होने देते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट्स मिक्सड विद द सॉइल। तो हम लोग जो टिलिंग कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग जो लूजनिंग ऑफ सॉइल कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि अगर मान लो कोई छोटा छोटा घास वगैरह या वीड्स वगैरह है, तो वो क्या होगा? वो उलट के उसमें चले जाएगा ज़मीन में। ऐसे हम लोग मिट्टी को लूज करेंगे तो उलट के वो नीचे चला जाएगा और सड़ जाएगा, और सड़ के क्या बन जाएगा? ह्यूमस बन जाएगा। वो कह रहा है कि और वो मिक्सअप हो जाएगा मिट्टी में, विद द सॉइल मिक्सअप हो जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो कह रहे कि बेस्ट टाइम कब है वीड्स को हटाने का? वीड्स को हटाने का बेस्ट टाइम तब है जब वीड में कोई मान लो फ्लावर लग रहा है या उसमें सीड वगैरह लग रहा है, उससे पहले उसको हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रोटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैनुअल रिमूवल लोग खुद से हाथ से भी उसको रिमूव कर देते हैं। तो कैसे? फिजिकल रिमूवल कैसे करते हैं? या तो उसको उखाड़ देते हैं, अपरूटिंग कर देते हैं, या कट कर देते हैं, उसको पूरा ग्राउंड से लगा के एकदम कट कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी के मदद से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज़ के लिए? वीड को अप्रूट करने के लिए। तो अब पता चला, जो बूझो पूछ रहा था कि खुरपी का यूज़ क्या होता है, तो खुरपी का ये एक यूज़ है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। तो बहुत सारे जगह में क्या होता है कि फिजिकली या मैनुअली लोग उसको हाथ से नहीं हटा देते हैं, कुछ वीडिसाइड उसमें डाल देते हैं, कुछ केमिकल्स उसमें डाल देते हैं। जो केमिकल से वो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, वीड्स मर जाते हैं, उस केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीड मतलब क्या हुआ? वीड मतलब आपके जो अनडिजायरेबल प्लांट्स, और साइड्स मतलब होता है टू किल। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स को जो किल करता है उसी को बोलते हैं वीडिसाइड। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, लाइक 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल का नेम है, एक वीडिसाइड का नेम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। और ये स्प्रे कर देते हैं, देखो यहाँ पे स्प्रे कर रहा है ना, यहाँ पे स्प्रे कर रहा है ना, ये जो छोटा छोटा वीड्स वगैरह ये सब लगा हुआ है, ये सब क्या होगा? उससे मर जाएगा। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर to the extent required and sprayed in the field with a sprayer।
तो वीडीसाइड क्या करते हैं, जो केमिकल्स होता है थोड़ा उसको पानी में मिला देते हैं और पानी में मिलाने के बाद उसको स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में स्प्रेयर की मदद से। ये देखो स्प्रेयर इसके हाथ में है ना, इसे स्प्रे कर देते हैं। अब बूझो यहाँ कह रहा है कि डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे। तो कह रहा है कि वीडीसाइड, जो लोग वीडीसाइड डालते हैं, ये जो स्प्रे कर रहे हैं, जो आदमी स्प्रे कर रहा है, क्या इस आदमी पे उस वीडीसाइड केमिकल का कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है क्या? पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। देखते हैं क्या है। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि वीडीसाइड हम लोग कब डाले थे? वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वो वीड था उसका ग्रोथ जैसे ही हो रहा था या उसमें पत्ते लग रहे थे या फिर उसमें सीड्स लग रहे थे, उससे पहले ही हम लोग क्या कर रहे थे, या उसमें मान लो फ्लावर लग रहा था तो उससे पहले ही हम लोग क्या कर रहे थे, उसको ख़त्म कर दे रहे थे। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो स्प्रे करते हैं वीडीसाइड का, जो केमिकल्स का, हो सकता है मे बी उसका हेल्थ इम्पैक्ट फार्मर्स पे हो, उसका हेल्थ ख़राब हो सकता है उससे। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसीलिए उस केमिकल्स को क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए फार्मर्स को। दे शुड कवर देयर नोजेज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो जब ये स्प्रे करते हैं तो उसको करना क्या चाहिए, माउथ को, नोज़ को कपड़े से क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। देखिए यह ढका हुआ है ना, ग्रीन कपड़ा से ये ढका हुआ है, तो ढक लेना चाहिए। तो अब हम लोग 5वां स्टेप पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। छठे स्टेप में आता है हार्वेस्टिंग। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का अब हम लोग छठे स्टेप पे पहुंच गए, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो आपका क्रॉप था वो तैयार हो गया, उसको काटना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद उसको काटना ही क्या कहा जाता है, इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो कह रहा है क्या किया जाता है हार्वेस्टिंग में? हार्वेस्टिंग में या तो उसको, उस पेड़ को उखाड़ लिया जाता है या उसको ज़मीन से क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। इट टेक्स यूजुअली 3 to 4 months। तो ये लगभग 3 से 4 मंथ में कोई सीरियल क्रॉप जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। तो जैसे मान लेते हैं मई जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास आप लगाए तो 3 से 4 महीने लगेंगे उसको मैच्योर होने में, उस क्रॉप को। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन बाय मैनुअली, बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टिंग जो हमारे कंट्री में किया जाता है तो सिकल के यूज़ से लोग करते हैं। मैनुअली अगर कर रहे हैं, लोग खुद से कर रहे हैं, तो सिकल मीन्स होता है कचिया, तो उसके हिसाब उससे कर लेते हैं, या नहीं तो मशीन से भी कर लिया जाता है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। ठीक है। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप हैं उसमें जो सीड्स लगे हुए, जो ग्रेन्स लगे हुए, उसको सेपरेट करना होगा साफ से। साफ क्या होता है, ये जो आपका प्लांट है, ये रूट है, इसमें जो ग्रेन्स लगे होते हैं ये आपके हो गए ग्रेन्स, और ये जो ये है स्टॉक या साफ, इसको बोलते हैं CHALF। ठीक है, CHAFF। ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इस प्रोसेस को, इसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, साफ से सेपरेट जो होता है ग्रेन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये जो कॉम्बाइन होता है ये दोनों काम करता है। ये कौन काम करता है? ये काम हार्वेस्टर, ये काट भी लेता है और ये थ्रेशर भी कर देता है, थ्रेसिंग भी कर देता है, दोनों काम ये कर देता है। अब यहाँ पे पहेली क्या कह रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catches fire and damage the crops lying in the field. अब कह रहा है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टब्स वगैरह बच जाते हैं फील्ड में, भुस्सा वगैरह जिसको कहते हैं हम लोग, स्टाफ वगैरह, स्टाक जिसको बोलते हैं, वो सब जो बच जाते हैं तो फार्मर्स उसको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं। लेकिन पहले को ये पता है कि जलाने के बाद क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। वो कौन सा पॉल्यूशन कॉज करता है, तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, धुआं हो जाता है। और कह रहा है कि एक तो पॉल्यूशन होगा, दूसरा अगर मान लो विंड वगैरह चल रहा है, हवा चल रहा है, तो आसपास में भी फायर लग सकता है। आसपास में अगर क्रॉप लगे हुए हैं तो उसको ख़राब कर देगा वो।
फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड साफ्स बाय विनोइंग। कह रहा है कि जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान क्या करते हैं, ये जो ग्रेन्स का सेपरेशन करते हैं साफ से, वो विनोइंग के द्वारा कर लेते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो कॉम्बाइन के द्वारा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मशीन होता है। अब जो छोटे किसान हैं वो कैसे करते हैं, तो वो विनोइंग से कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। आप क्लास 6 में विनोइंग के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये है विनोइंग मशीन। अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल पे आप सर्च कीजिए इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल? आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। अब 3 से 4 महीने का बहुत ही मेहनत करते हैं किसान, उसके बाद हार्वेस्ट का समय आता है, फसल काटने का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो ये जो जब फ्रूट वो जो क्रॉप है वो जब पक जाता है तो पूरा वो लगता है गोल्डन गोल्डन कलर का देखने में। और जब गोल्डन कलर का वो लगता है और वो जो फील्ड में खड़ा रहता है, ऐसे स्टैंडिंग क्रॉप्स रहते हैं लेडन विद ग्रेन्स, और ग्रेन्स जो उसमें लगा रहता है वो फिल द फार्मर के हार्ट को एकदम खुशी से भर देते हैं वो। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। तो 3-4 महीने से ये लोग जो पूरा परेशान थे, पूरा जो कोशिश कर रहे थे, अब उसको क्या, अब उस टाइम को आ गया थोड़ा सा रिलैक्स करने का और इन्जॉय करने का, क्योंकि अब हार्वेस्ट हो चुका है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस द ग्रेट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जहाँ जहाँ फसल की कटाई हो गई, हार्वेस्ट हो गया, तो अभी सभी जगह क्या, किसान वगैरह काफ़ी खुश हैं पूरे इंडिया में। मेन एंड वीमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुजियाज़म। जो मेन होते हैं, जो वीमेन होती हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं उसको बहुत ही खुशी से, बहुत ही इंथुजियाज़म से उसको सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। तो ये सब क्या है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। पोंगल के समय भी हार्वेस्ट होता है, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू के समय भी क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। प्रोड्यूस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे प्रोड्यूस का मतलब हुआ जो उगा है, जो हार्वेस्ट हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो वो जो प्लांट, वो जो ग्रेन्स है, वो जो सीड्स है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। अगर अच्छे से नहीं रखा जाएगा, पानी उसमें लग जाएगा, मान लीजिए कीड़ा लग जाएगा, चूहा वगैरह लग जाएगा, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए उसको बहुत अच्छे से रखा जाता है ताकि वो साल भर चले। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं, जो तुरंत हम हार्वेस्ट किए, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सुखा देते हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर बिना ड्राई का, बिना सुखाए उसको अगर हम लोग रखेंगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अट्रैक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो उसको बिना सुखाए हम लोग रख देंगे तो क्या होगा, वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें लग जाएंगे और क्या होगा, इससे वो ख़राब हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। और उसको हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ख़राब हो जाएगा। और नेक्स्ट सीजन में अगर उसको रोपना होगा, जर्मिनेट कराना होगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो उसमें जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर के कंटेंट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, तो सन में उसको रख दिया जाता है, उससे वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, रिड्यूस होता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये क्या करता है, अगर मॉइस्चर उसमें नहीं रहेगा, वो थोड़ा भींगा हुआ नहीं रहेगा, सूख जाएगा पूरा, तो इससे किससे बचाव मिलेगा, उसको बचाव मिलेगा। छोटे छोटे कीड़े उसमें नहीं लगेंगे, बैक्टीरिया उसमें नहीं लगेगा, उसमें फंजाई वगैरह का ग्रोथ नहीं होगा। अब पहली यहाँ पे कह रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। कह रही है कि जब इसकी मम्मी स्टोर की, तो एक ड्राम होता है, ड्राम में एक इतना बड़ा सा आयरन वाला ड्राम होता है, लोहे का ड्राम होता है, उसमें वीट रख दी इसकी मम्मी। और वीट रखने के बाद उसमें नीम का कुछ पत्ता डाल दी। और नीम का पत्ता जब डाली तो पहली जब देखी तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया गया है मम्मी के द्वारा।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नीम जो होता है, नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया या फंजाई नहीं लगता है। आप भी देखते होंगे कि नीम का जो पौधा होता है, नीम के पौधे या पत्ते में कोई बैक्टीरिया, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं जल्दी। तो इसीलिए उस नीम के पत्ते को डाल दिया गया है सीड में, ताकि उसमें बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, फंगल कुछ ऐसा इन्फेक्शन ना हो सीड में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। तो फार्मर जो होता है या तो जूट बैग में कर लेते हैं उसको स्टोर सारा ग्रेन्स को, या मेटलिक कोई बिन्स होता है उसमें कर लेते हैं, ड्राम वगैरह में कर लेता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो कह रहा है कि अगर बहुत बड़े बड़े स्केल पे अगर आपको करना है स्टोरेज, तो किस में करेंगे आप? सिलोज में करेंगे या ग्रेनरीज में करेंगे, ताकि उसको रैट्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह से बचाया जाएगा। देखिए ये सिलोज का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है ना, ये बड़ा बड़ा जो सिलोज होता है ये होता है, और ये जूट बैग का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, तो बड़े बड़े सिलोज होते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganism। तो क्या होता है कि जो नीम लीव्स होता है वो यूज़ किया जाता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, यूज़ किया जाता है। अगर स्टोर करना है फूड को, उसमें डाल दिया जाता है नीम का लीफ। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, बहुत बड़े बड़े गोडाउंस में अगर बहुत ज़्यादा हम लोग को स्टोर करना है तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ केमिकल्स उसमें मिला दिए जाते हैं। वो केमिकल क्या होता है? वो केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट के ग्रोथ को रोक देते हैं, पेस्ट वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होने देते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग को प्लांट से मिल गया सारा क्रॉप। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स, कुछ फूड हम लोग को एनिमल से भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? देखिए, मेक द फॉलोइंग टेबल, नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क हम लोग को किससे मिलता है? कॉ से, बफेलो से, सी गोट से, सी कैमल से मिलता है। ठीक है, अब कुछ और अगर हम लोग को मीट अगर देखेंगे तो मीट किससे मिलेगा? मीट मिलेगा हम लोग को चिकन से मिलेगा, मटन से मिलेगा, और इस टाइप के कुछ चीज़ रहेंगे, पॉर्क से मिलेगा। तो आगे आप फिलअप कर लेंगे, इसको आगे बना लेंगे आप। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो प्लांट तो हम लोग को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में एनिमल भी हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड देते हैं। जैसे दूध हम लोग को मिल जाता है, मीट मिल जाता है, एग्स मिल जाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया होता है जो इंडिया है, ये जो इंडिया है आपको, ये इंडिया के चारों ओर इधर से जो पानी है, ये जो पानी लगा हुआ क्षेत्र है, ये वाला एरिया, इसी को बोला जाता है कोस्टल एरिया। तो उस कोस्टल एरिया में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं, फिश बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हम लोग को जो फूड मिलता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा। तो अब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, पहले तो हम देख लिए क्रॉप हम लोग को मिल कहाँ से रहा है? फूड। अब उस क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो हम लोग इस चैप्टर में देखे हैं। कैसे हो रहा था? सिलेक्शन ऑफ सीड कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ये सब कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को लास्ट में हार्वेस्ट कर रहे थे, तो हम लोग को क्रॉप मिल रहा था, हम लोग को ग्रेन्स मिल रहा था। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। तो जो एनिमल को हम लोग रेयर करते हैं, पालते हैं, उस एनिमल को भी बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, उसको शेल्टर देना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, तब तो उससे अच्छा दूध, मिल्क या फिश से आपको फिश मिलेगा, या फिर कुछ आपको अगर एग चाहिए तो एग मिलेगा, मीट चाहिए तो मीट मिलेगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से एनिमल्स को रखना होगा। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जो अगर लार्ज स्केल पे जो किया जाता है, जो किसी भी एनिमल्स को रखा जाता है और रेयर किया जाता है, बहुत अच्छे से रखा जाता है, फिर उससे हम लोग को फूड मिलता है, तो वो जो फूड मिलता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश बहुत गुड, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वी गॉट कॉड लेवर ऑयल फ्रॉम फिश। कॉड लेवर ऑयल क्या होता है? यहाँ पे कॉड फिश, एक कॉड फिश होता है, और कॉड फिश के लिवर से हम लोग को एक ऑयल मिलता है जिसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल।
तो हम लोग को फिश से प्राप्त होता है विच इज़ रिच इन विटामिन डी, और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है उसके ऑयल में। ये कॉड जो फिश होता है, कॉड फिश के लिवर में जो होता है उससे जो ऑयल निकाला जाता है वो बहुत ही रिच होता है विटामिन डी में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करें और रिवीजन करें इसको।